नमस्कार मित्रों, भाई बहनों, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबों पे बनी रहे। आज हम लोग आपके बीच आए हैं। आपसे लगातार हमारा संवाद जारी रहता है। हम लोग पूर्व में भी कई कार्यक्रम को लेकर चलते रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है उस समय से लगातार हमने आपके सहयोग से कई ऐसे कार्यक्रम किए, कई ऐसे मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करते रहे लगातार। उसमें आपका विचार भी आता रहा, आपका सुझाव भी आता रहा, उनसे हमको प्रेरणा भी मिलता रहा, जिसके कारण और आगे बढ़कर काम करने में थोड़ी मजबूती मिलती है। 22-23 तारीख के बाद करीब ये चौथा जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन का जो अंतिम पड़ाव है 2 तारीख को समाप्त हो रहा है। हम मानते हैं कि 2.5 महीने के करीब और 5वां लॉकडाउन की बात भी सुनने को आ रहा है। देखिए क्या होता है। लेकिन कहीं न कहीं इस लॉकडाउन ने एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता को जन्म दिया। इस लॉकडाउन ने कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को उजागर करने का काम किया। समाज के अंदर जो कमी थी, ये भी बड़ा एक तरह से सोचनीय विषय है। अब सवाल उठता है कि जब हमने कोटा के बच्चों के सवाल से जब हम लोग इस लॉकडाउन के दरमियान में प्रारंभ किए, उसके बाद हम लोगों ने बिहार में जो स्वास्थ्य की जो अराजकता थी, उस अराजकता पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराया। जो प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के कारण जो बदहाल थे, उस पर भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया। और साथ साथ कई प्रकार की जो समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही थी, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिलाया। कुछ सकारात्मक परिणाम आए। शिक्षकों के सवाल पे भी जो माहौल बना हुआ था, 65 शिक्षक तकरीबन उस समय जो हमने ये चर्चा शुरू किया, तो 40 के करीब शिक्षक उस समय तक दुर्घटनाग्रसित हो चुके थे, उनका इंतकाल हो चुका था। और जब बात आई तो 70 तक आई। तो सकारात्मक परिणाम निकलकर अब मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जिन विचारों को लेकर हम आपसे साझा करते हैं। हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपसे रूबरू होते हैं। क्योंकि सब जगह जाना संभव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का चतुर्थ चरण में भी हम लोगों को घूमने की आज़ादी नहीं मिली। आप भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, उसमें जो गाइडलाइन है, उसको हम लोग भी फुलफिल कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम इसलिए ध्यान आकृष्ट कराए ताकि आपको पुरानी बातें याद हो सके चर्चा में। आज मेरे मन में जब विचार आया तो मैं कई दिनों से सोच रहा था, और इस दरमियान में हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा। क्योंकि जब लोगों में बड़ी आर्थिक बेचैनी थी, लोगों में एक ऐसा विचार चल रहा था, हताशा और निराशा से पूरा सामाजिक बनावट जो है ग्रसित हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी को हमने एक पत्र लिखा। उसमें उनसे आग्रह किया, पूरे देश के विषय में उनकी बड़ी चिंता है, तो आर्थिक पैकेज की बात हमने उनसे किया और उस पर हमने अभियान भी चलाया, लोगों का सुझाव भी लिया और लोगों ने उस पर सुझाव दिया। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत चर्चा हुआ और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको एक विशेष पैकेज के रूप में हम लोगों को दिया। बात वहीं तक समाप्त नहीं होती है और बात अभी शुरू भी नहीं हुई है। मैं मानता हूँ चीज़ें आगे बेहतर होगी, लेकिन अभी बेहतर नहीं है, अभी बहुत बेहतर नहीं है। अब बदतर से बेहतर की तरफ हमें आगे बढ़ना हो। विषय आज हमने जो रखा है वो विषय है बिहार की राजनीति ने किया बिहारियों को बेहाल। बिहार की राजनीति ने किया बिहारियों को बेहाल। आज हमारे चारों तरफ बिहारी, चाहे वो प्रवासी हों, मजदूर हों, कामगार हों, विद्यार्थी हों, पेशा करने वाले हों, व्यापारी हों, चारों तरफ निराशा और परेशानी से भरे पड़े। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। जो प्रदेश के अंदर हैं, जो प्रदेश के बाहर हैं, वो प्रदेश से बाहर घर आना चाहते हैं, और जो प्रदेश के अंदर हैं उनके मन में एक बेचैनी है कि आगे क्या होगा, और जो वहाँ छोड़ कर आ गए हैं उनको बेचैनी है कि किसी तरह से घर पहुँचें। लेकिन जो घर पहुँच गए हैं उनकी अब बेचैनी है कि अब क्या करें। तो क्या करना है उनको, ये उनको पता नहीं है, क्या होगा ये पता नहीं है। तो एक बड़ा असमंजस की स्थिति है, खास करके बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के प्रवासी बाहर बहुत संख्या में हैं,
क्योंकि बिहार का जो सिस्टम है, पूरा आर्थिक जो सिस्टम है, आर्थिक जो ढांचा है, वो मनी ऑर्डर सिस्टम से चलता है। और मनी ऑर्डर सिस्टम आप समझ रहे हैं कि लोग बाहर में काम करते हैं और घर में, गांव में पैसा भेजते हैं ताकि वहाँ का जो उनके परिवार के लोग हैं अपने जीवन यापन कर सकें। यही बना हुआ है। अब ये रूट तो टूट गया, पैसा बाहर से आएगा नहीं, क्योंकि वो तो घर आ चुके हैं और घर से वो घर से बाहर निकलना भी अब नहीं चाहेंगे, चाहे कारण जो भी हो। उन्होंने देखा है उन शहरों में बेचैनी, व्याकुलता, अकेलापन, चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे से निकलकर जब वो अपने गांव वापस आए तो 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहने के लिए भी वो तैयार है। ये सजा भी उन्हें स्वीकार है, लेकिन गांव में रहेंगे, गांव ही जाएंगे, यह जानते भर। आज बहुत लोग हैं जो फंसे हैं, अभी तक नहीं आए हैं वो लोग, उनके यहाँ से भी टेलीफोन आता है, हम बेचैन हो जाते हैं। अभी महाराष्ट्र से प्रत्येक दिन टेलीफोन आ रहा है, अभी तमिलनाडु से बहुत टेलीफोन आ रहा है, अभी गुजरात से बहुत टेलीफोन आ रहा है, दिल्ली से भी टेलीफोन आ रहा है, सारे जगहों से टेलीफोन आ रहा है, आसाम से टेलीफोन आ रहा है, बंगाल से टेलीफोन आ रहा है, सारे जगह से टेलीफोन आ रहा है। लेकिन उतनी संख्या में अभी तक लोग आए नहीं, लेकिन उनको आने की इच्छा। मैं बात करता हूँ उनसे कि आप अगर गांव चले आएंगे तो फिर तो आपको फिर जाना पड़ेगा। बोलते हैं कि नहीं, हम अब किसी हालत में नहीं जाएंगे, हम सूखी रोटी खाएंगे, वहीं जैसे हम गुजर बसर कर लेंगे, घर नहीं जाएंगे। उन तक एक भरोसा का संदेश पहुँचे, उनको एक भरोसा हो कि हम यहाँ हैं तो हमारे साथ अनजस्टिस नहीं हो, हमारे साथ न्याय हो, रोजी रोजगार के सवाल पे मेरे साथ न्याय हो। लेकिन सवाल उठता है कि न्याय कैसे होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिहार की राजनीति ने किया बिहार को बेहाल। तो हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं, जहाँ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, वहाँ एक भावनात्मक लगाव पैदा करने की जरूरत है, वहाँ एक जन सरोकार पैदा करने की जरूरत है। और जन सरोकार शायद मेरे से बड़ा नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों में कई खामियां हैं। उन खामियों के कारण समाज में एक वैमनस्य का भाव पैदा हो, और ये वैमनस्य समाज के अंदर एक बड़ी कुरीति को जन्म दे रही है। हमारा बिहार का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। यहाँ ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, योगी, सामाजिक चिंतक, सामाजिक जागृति पैदा करने के लिए कई ऐसे लेखक, कवि, साहित्यकार, सबों ने अपनी बड़ी भूमिका समाज को दी है और समाज को एक नया दिशा देने। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, गणतंत्र पूरी दुनिया को बताने वाला, शांति का संदेश देने वाला, आज खगोल की दुनिया में, ज्योतिष की दुनिया में आज जो यूनिवर्स की बात होती है, जो प्राकृतिक संपदा की बात होती है, शून्य से शिखर तक की बात होती है, ऐसे हमारे यहाँ विद्वान पैदा हुए हजारों साल पहले, आर्यभट्ट। तो हमारा इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम रहा है, लेकिन बीच के कालखंडों ने कुछ ऐसी समस्याएं जन्म दी है जिसके कारण समाज में बड़ी कुरीति फैली। हमारे यहाँ जब बिहार और झारखंड का एक सीमा हुआ करता था, तो हमारे यहाँ उद्योग के बड़े जाल थे। हमारे यहाँ दुनिया की जितनी भी कल कारखाने चलती थी, उन कल कारखानों को हम रॉ मटेरियल दिया करते थे, कोयला के अथाह भंडार थे। लेकिन झारखंड के बढ़ जाने के बाद थोड़ी कठिनाई पैदा हुई और राजनीतिक कारण भी उसी समय जन्म लिया, जिसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे लोग बिहार से बाहर निकलते चले गए और निकलने का दौर हो गया। और ये दौर इतना लंबा दौर हुआ, मैं आपको एक छोटा सा चर्चा इसी दरमियान में रखूंगा। और इसका परिणाम यह हुआ
कि लोग कुछ भी करना चाहते थे तो बिहार से बाहर, यहाँ संसाधन का भी अभाव होने लगा, यहाँ राजनीतिक शक्ति का भी अभाव होने लगा, यहाँ राजनीतिक चेतना का अभाव होने लगा। जो भी राजनीतिक कद वाले लोग थे उनके मन में बड़ी इच्छा शक्ति जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ माहौल नहीं बन पाया और पलायन की जो गति थी वो तीव्र होती चली गई। अब ये कोरोना के काल में हमने एक दिन कई लोगों को जब समस्या होने लगी तो कई लोग टेलीफोन करते थे, तो टेलीफोन के दरमियान में कई बार कुछ जानकारी भी हम हासिल करना चाहते थे। तो हमसे चर्चा किए कि भैया हमको किसी तरह से आप यहाँ से मंगवा लीजिए, हम जीवन में लौट के भी अब नहीं आएंगे। तो मैंने ऐसे ही मजाक भरे शब्दों में उनसे कहा, जैसे ये बताइए कि जब आज से 2 महीना पहले हम आपसे ये कहे होते कि आप आइए बिहार और यहाँ कुछ करिए, तो क्या आप तैयार होते? तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा कि अब हम आपको कहते हैं कि बिहार आइए और यहाँ करिए, तो आपको कैसा लग रहा? उन्होंने कहा, उनके भाव इतने स्पष्ट थे कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, इस भाव की उत्पत्ति उनके मन में हो रही थी। और वो एक अच्छे विचार के लोग थे, उन्होंने अपने विचारों को हमसे साझा किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये विचार हमारे नहीं हैं, ये विचार हमारे तमाम उन भाइयों के हैं जो प्रवास कर रहे हैं बिहार से बाहर और बिहारी हैं। तो मैं इन गौरवशाली इतिहास को अगर हमें बचाना है और बिहार को पुनः उस बिहार के रूप में स्थापित करना है, तो हमें आपस में मिलजुल कर जन सरोकार के माध्यम से, सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के माध्यम से एक विशेष जन जागरण चलाने की जरूरत है। और वो जन जागरण जन सरोकार के माध्यम से संभव हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन विषयों को सरजमीन तक ले जा पाए। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई दल या कोई भाव से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर होना होता तो 30 साल में हो गया होता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? जब एक छोटा पदाधिकारी से लेकर एक ऊपर तक के व्यक्ति, सारे लोग बिहार के लोग हैं। शायद दिल्ली में सारे लोग बिहार के नहीं हैं, पंजाब में सारे लोग बिहार के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में सारे लोग बिहार के नहीं हैं, महाराष्ट्र में सारे लोग बिहार के नहीं हैं और सारे महाराष्ट्र के नहीं हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वहाँ करने की लालसा है, वहाँ लोगों को सहयोग करने की इच्छा है। यहाँ लोग सहयोग ही नहीं करना चाहते हैं। जो जहाँ बैठा हुआ है वो अपने आप को मालिक समझ बैठा है, वो समझता है कि हम जो हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो भाई ये जब तक सरोकार नहीं पैदा होगा, जब भावना पैदा नहीं होगी, जब त्याग पैदा नहीं होगा, जब सहयोग पैदा नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई काम प्रगति के रास्ते पर चले। अब सरकारी खजाने की लूट की बात है तो सरकारी खजाने तो लूटे जाएंगे, तो सरकारी खजाने तब लूट। तो इन प्रमाणों के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि एक बार जन सरोकार पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। कोरोना की वैश्विक महामारी ने इस दुनिया को बदलना है और इस बदलाव में अगर हम नहीं बदलेंगे तो शायद वक्त माफ नहीं करेगा। बिहारी कहना अपमान का विषय हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और समय बदल गया, मनोवृत्तियों में बदलाव की जरूरत है। आज चारों तरफ, आज यहाँ हत्या हो गया, आज यहाँ बलात्कार हो गया, आज यहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया, फिर घटना चक्र बढ़ने लगे। ये लॉकडाउन में अपराध हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, एक तरफ योजनाओं की लूट चल रही है, एक तरफ अपराधियों का मन मौजी चल रहा हो, एक तरफ माफियाओं की माफियागिरी चल रही हो। बात समझ में नहीं आता है। चाहे वो 15 साल का सवाल हो, चाहे यह 15 साल का सवाल। नीतीश जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लालू जी के परिवार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 30 साल यही 2 लोग राज किए हैं और 30 साल में बिहार कितनी प्रगति की है और कितने रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई, ये पूरी दुनिया देख रही है। और चारों तरफ बिहारी चिৎकार मार रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। सवाल क्या है, इसका जवाब क्या होगा? सिर्फ राजनीति। ये राजनीति से नहीं संभव है।
ये जन सरोकार से संभव है। सरकार की नीतियों के अंदर जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने, क्योंकि आपका भाई, आपका परिवार, हमारे मित्र, हमारे सखा संबंधी ही उस जगह पर बैठे हुए हैं, कोई दूसरे लोग नहीं हैं। किस होर में लगे हुए हैं, कितना कमाने की इच्छा है लोगों को। कमाई की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना कमाएंगे वो कम ही है, जितने साधन जुटाएंगे वो कम ही है। लेकिन आपके साधन, तभी आपके साधन रह पाएंगे सुरक्षित जब आपका पड़ोसी सुरक्षित होगा, आपका भाई सुरक्षित होगा। क्योंकि उनको अन्न के लाले पड़ेंगे, चारों तरफ हाहाकार मचेंगे, चारों तरफ बेचैनी होगी, आप कहां से सुरक्षित रहेंगे। तो अपराध बढ़ेगा और अपराध के साए में आपको जीना पड़ेगा। और अपराध के हालात तो देखे हैं बिहार में 15 साल कि कैसे अपराध के हालात रहे थे, और उसी के डर से लोग भागे हैं बिहार छोड़कर, और फिर 15 साल लौटकर भी नहीं आए। ऐसी कोई संभावना नहीं पैदा हुई जो लोग लौट के आए। तो भागने का जो दौर हुआ वो बढ़ता ही गया। तब हुआ जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पैदा हो गई दुनिया के अंदर। ये तो मजबूरी है लोगों को लौटना। लोग लौटना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब लौटे हैं तो जाना भी नहीं चाहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तैयारी करने के लिए, इवन कि इलाज कराने के लिए भी लोग जाते हैं। तो हमारे बिहार में कोई ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती है जिसके कारण बड़ी आबादी यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन उस ट्रांसफर में जो परिणाम सामने आया, जो बदहाली की जो स्थिति पैदा हुई, और जितने लोग लौट कर आ रहे हैं, उस अनुपात में अगर हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो शायद और बुरा दिन होगा। अभी तो लॉकडाउन कितना दिन चलेगा, ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कितने दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहेगी। हो सकता है कि हमको फ्रेंडली फाइट करना पड़ेगा इनके साथ। अब फ्रेंडली फाइट करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी करना, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस की जरूरत है। तो फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है आपको, और इससे आपको इनके साथ रहकर लड़ना भी पड़ेगा। उन परिस्थितियों में आर्थिक उन्नति भी बरकरार हो, ये एक बड़ा चैलेंज है, साधारण चैलेंज नहीं है। और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी दहशत है कि कोई भी चिकित्सक वर्ग के लोग जो हैं वो किसी मरीज को देखना नहीं चाहते। तो जितने कोरोना से मौतें नहीं हुई, उससे ज़्यादा मौत बिहार में इलाज के बिना हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसको कोई भी सर्वे करा ले पूरी बिहार में, और सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो हार्ट अटैक का मामला हो, ब्रेन हेमरेज का मामला हो, किडनी फेल्योर का मामला हो, डायलिसिस के कारण लोग मर गए, इवन कि कुत्ता काटने से भी लोग मर गए, सांप काटने से लोग मर गए। एक्सीडेंट हुआ, सही तरीके से एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा। तो कोरोना से मरने वाले की संख्या जितनी होगी, शायद उससे 1000 गुना मैं कहता हूं, 1000 नहीं लाख गुना मैं कहता हूं कि लोग बिना इलाज के मर गए। ये हमारी व्यवस्था है। और आज भी कोई व्यक्ति अगर कहीं से टेलीफोन करते हैं कि हमको दिखाना है, तो मैं पूछता हूं कि किन से दिखाना है। कोई चूजिंग नहीं ना है। अगर चूज किए हैं तो बड़ा कठिनाई है। जो उपलब्ध होंगे उनसे दिखाया जा सकता है। और अभी इस फेरे में मत रहिए कि किन से दिखाना है। तो इन तमाम पहलुओं पर मैंने आपसे एक व्यवहारिक चर्चा किया, एक भावनात्मक चर्चा किया, क्योंकि 30 साल को भी आपने गंभीरता से देखा है। अब चुनाव का भी वक्त आ गया है, लोग चुनाव की चर्चा भी करने लगे। मैं तो प्रत्येक दिन फेस कर रहा हूं चुनाव की चर्चाओं को लेकर, और सब लोगों का एक ही सवाल है कि कब चुनाव होगा। आचार्य जी, वेंकटेश जी, मैं कहता हूं कि चुनाव की चिंता इतनी क्यों? तो फलाने लोगों ने ऐसा कहा।
हमने कहा कि उनको बेचैनी हो सकती, हमको बेचैनी नहीं है। अरे समाज रहेगा, लोग रहेंगे, तब न चुनाव होगा। एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, एक तरफ इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, एक तरफ बेबसी है, और हम चुनाव की चर्चा करें? कहां से तर्कसंगत लगता है? क्या बिहार राजनीति का गढ़ बन गया है? बिहार में सिर्फ चुनाव की ही चर्चा होगी? क्या चुनाव ही एक कारखाना है क्या? जो चुनाव का समय आया कारखाना खुल गया और लोगों को रोजगार मिल गया। अरे बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को उद्योग धंधा चाहिए, बिहार को कारोबार चाहिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, बिहार के नौजवानों को काम चाहिए। हमारे प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनको काम चाहिए। अब उनका स्किल टेस्ट हमको बड़ा अच्छा लगा कि स्किल टेस्ट हो रहा है, लेकिन जब मैंने गंभीरता से इस पर बड़ा चर्चा किया और जानकारी लिया तो कहीं कोई डाटा बैंक नहीं है, कहीं कोई स्किल टेस्ट नहीं है, खाना पूर्ति है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, पूछ रहे थे, अच्छा लगा कि क्या आप करते हैं। मैं देख रहा था न्यूज में, लेकिन सवाल है सब एक ड्रामा का स्वरूप है। एक ड्रामा से नहीं होगा, इसको वास्तविकता में जमीन पर उतारना पड़ेगा श्रीमान, और बरताना पड़ेगा, और पहले अपने अफसरों को ठीक करना पड़ेगा। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का मामला हो, चाहे उद्योग का विभाग का मामला हो, चाहे ब्लॉक में अनियमितता का मामला हो, चाहे पंचायत में कार्ड का मामला हो, चाहे वो पंचायत में मुखिया जी का मामला हो, चाहे जितने सहेली हैं और जितने सेवक हैं, सबों में लूट मचा हुआ है, लूट मचा हुआ। कैसे संभव है? नहीं संभव। मित्रों, जन सरोकार की जरूरत है। जन सरोकार जब तक आप पैदा नहीं करेंगे, संबंधों की बुनियाद जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर करुणा का भाव नहीं होगा, तब तक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आप नहीं लड़ सकते। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि कोरोना को अगर हराना है तो मन के अंदर करुणा पैदा करना पड़ेगा। हमारे जितने भी छोटे पदाधिकारी हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे साथी हैं, चाहे जो सहयोगी हैं, या बिहार के तमाम ऐसे हमारे जानने वाले लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उन तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं। और आप अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, इन बातों को अधिक से अधिक दूर तक फैलाइए कि कोरोना की वैश्विक महामारी से अगर लड़ना है तो कोरोना मन के अंदर पैदा करना होगा। कोरोना ही कोरोना को पराजित कर सकता है, और नहीं तो आने वाला दिन बहुत भयावह होगा। आप भी नहीं बचेंगे, और राजनीति क्या होगी? कोई राजनीति नहीं होगी। सवाल है कि जातीय उन्माद की राजनीति हो रही है। भाई को भाई से जुदा करो, परिवार को परिवार से जुदा करो, समाज को समाज से जुदा करो, जात को जात से लड़ा दो। यही राजनीति है। अगर यही राजनीति है और यही वोट की राजनीति है तो मानवता शर्मसार होगा। और बिहार में सारे जैसे स्थितियां नहीं हैं, क्या बदल गई है। इतना पलायन किसी राज्य में नहीं हुआ, और इतना पलायन करके लौटने वाले लोग भी किसी राज्य में नहीं है। तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, दूसरा जगह वैकेंसी क्रिएट हुआ है, लेकिन आपके यहां जो है वैकेंसी है ये नहीं है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता कि जिस दिन आप जग जाएंगे, बिहार दुनिया में अव्वल होगा। क्यों होगा? कि हमारे यहाँ दक्षता की कमी नहीं है, हमारे यहाँ योग्यता की कमी नहीं है, हमारे यहाँ विद्वता की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे यहाँ सर्वशक्ति धनी है। हम दुनिया को, पूरी दुनिया को चला सकते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार सृजन के मामले में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो। पूरे दुनिया से जो लोग लौट कर आ रहे हैं, और खास करके जो भारत में, जो बिहार से, जो भारत के अंदर जो अन्य राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो लौट के आ रहे हैं,
वहां तो दक्ष कारीगर हैं, वो योग्य व्यक्ति हैं, तब तो उनको वहां काम मिला हुआ है। उन परिस्थितियों में वो लौट कर आ रहे हैं। अगर उनकी योग्यता के अनुरूप अगर यहाँ काम मिल जाए तो आपको सुई से लेकर, दावे के साथ कहता हूं, सुई से लेकर जहाज तक बनाने की क्षमता हमारे बिहारियों में है। लेकिन एक बार इसको आजमाइश करना पड़ेगा, इसको चैलेंज लेना पड़ेगा। चर्चा होता है, 5 को चर्चा होता है बिहार में। मखाना की चर्चा होता है, लीची की चर्चा होता है, आम की चर्चा होता है, और बहुत लोग खुश होते हैं तो मध की चर्चा होता है, मधुमक्खी पालन की चर्चा होती है। क्या इतना ही से संभव है? अरे कृषि के क्षेत्र में अन्य प्रकार के जो मेडिटेशनल सेंटर बनाने की बात हो रही है, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, चाहे जितने तरह का प्रयोग की बात हो रही है, उसको प्रयोग नहीं, उसको उपयोग में लाना है। और बिहार के प्रोडक्ट को बिहार के अंदर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, लोकल और वोकल के सवाल पे, आत्मनिर्भर भारत के सवाल पे, उसी तरह से मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि जगिए, लोगों को जगाइए। जहां कमी हो हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार की नीतियों को समझिए और उन नीतियों के अनुरूप जो आपकी योग्यता है, जो आपकी उपयोगिता है, जो आपको समझ में आता है, उस समझ के अनुरूप आप आगे बढ़िए। बैठिए नहीं, अब बैठने का समय नहीं है। अगर बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे। लीड करने का समय है, लीडर बनने का समय है। अभी सोशल लीडर की आवश्यकता नहीं है, अभी इकोनॉमिकल लीडर की आवश्यकता है। अभी रोजगार सृजन के लिए आगे बढ़कर लीडरशिप करने की आवश्यकता है। आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं, ये चैलेंज होना चाहिए। कितने लोगों को आप आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ये चैलेंज होना चाहिए। नेताजी का वोट पर नहीं कि कितना वोट दिलवाइएगा, अभी नेताजी का वोट में नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है रोजगार सृजन में पढ़ना है। तभी संभव है समाज का कल्याण। चारों तरफ बेचैनी है मित्रों, और हमारा जो भी योजना है वो सकारात्मक योजना है। चाहे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अनेक प्रकार के छोटे कल कारखाने लगाने की योजना है। हमारे बिहार में क्या बनता है? जो पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्री थे, बड़े इंडस्ट्री थे, धीरे धीरे करके वो भी बंद होते चले गए। चाहे वो जूट मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे यहाँ चीनी मिल हो, चाहे यहाँ बिजली उत्पादन के कई संयंत्र थे, कुछ बंद होते हैं, कुछ चलते हैं। खाद कल कारखाना थे, तो बहुत से ऐसे कल कारखाने यहाँ बंद हुए। छोटे कल कारखाने लगाए भी गए, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए गए, लेकिन उसमें भी कई प्रकार का बट्टाबाजी है, कई प्रकार का धोखाधड़ी है। लोगों में एक भरोसा होना चाहिए, लोगों को भरोसा पैदा करना होगा कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हम सकारात्मक काम करते हैं और उससे निर्माण होगा। ऐसे नहीं कि हमने फैक्ट्री लगा लिया, बैंक से कुछ पैसा निकाल लिया और इधर उधर करके चीज़ें खत्म हो गई। वो सृजन नहीं है। तन्मयता के साथ, जैसे दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो ऐसे कल कारखाने चलाए जाते हैं, छोटे कल कारखाने, एक छोटा बैटरी बनाने से लेके, खिलौना बनाने से लेके, कई प्रकार का, कुर्सी बनाना है, बाल्टी बनाना है, प्लास्टिक के कई आइटम्स हैं, फैब्रिक्स के आइटम्स हैं, छोटे छोटे कल पुर्जे हैं, मोटर व्हीकल्स के हैं, कई प्रकार के ऐसे छोटे उद्योग हैं, कल कारखाने हैं। और बिहार में 13 करोड़ की आबादी उपभोक्ता के रूप में, 13 करोड़ उपभोक्ता के रूप में, जिसमें मैक्सिमम लोगों की आवश्यकता, छोटी आवश्यकता, वो कहाँ से पूरा होता है? बाजारों से पूरा होता है। वो बाजार कहाँ?
आपके शहर में है, आपके गांव के बगल में है। सामान कहाँ से आता है? शहरों से आता है। कौन से शहरों से आता है? बड़े बड़े शहरों से आता है। वो बड़े शहरों में काम करने वाले लोग कौन हैं? आपके लोग हैं, वही बिहारी हैं, आपके भाई हैं, आपके परिवार के लोग हैं। आप वहाँ बना हुआ चीज़ों को यहाँ ला के आप बोलते हैं कि फलाने जगह से लाया हुआ है, लेकिन वही अगर आपके घर में बनेगा तो आप क्या उसका उपयोग नहीं करेंगे? अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो बेहतर विकल्प बनेगा बिहार, और बिहार के सामग्री को दुनिया सराहेगी। और आज 2011 में जीडीपी 6.6 था, 2014 में इसी रेशियो से था, 2018 में भी इसी रेशियो से था, लेकिन 2020 में वर्तमान में क्या है? 1.9 है। आप समझ सकते हैं। तो जीडीपी का गिर जाना, पूरी उत्पादकता घट जाना, आप क्या समझते हैं? जब प्रवासी मजदूर बिहार लौट कर चले आएंगे तो भारत के अंदर जितने छोटे बड़े कल कारखाने हैं सबों पर ताला बंद होने की हालात हो जाएगी। मित्रों, पंजाब में हाल में मैं एक घटना से आपको अवगत कराता हूं। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन उनके यहाँ लोग गए यह कहने के लिए कि बिहारियों को जाने नहीं दीजिए, अगर बिहारी चले जाएंगे तो हमारे सारे जो कपड़ा उद्योग है या जो भी छोटा मोटा जो हमारा जो खिलौना उद्योग है या हमारे यहाँ जो ऑटो स्पेयर्स उद्योग है सब बंद हो जाएंगे। सवाल सामने है, बंद हो जाएंगे। तो बंद तो हो ही जाएंगे, क्योंकि उन बिहारी मजदूरों के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया, जो उन्होंने बिहारी भावनाओं से कुंठित होकर उनके साथ काम करने के लिए बाध्य हुए, उसके बावजूद भी उनको उतनी जिलालत सहनी पड़ी जिसका परिणाम हुआ कि वो जाना नहीं चाहते। ये बात मैं आपको भावनाओं के साथ बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो भूखे नंगे हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए बाध्य हो गए, लेकिन उनके शरण में उनको शरण नहीं मिला। उनके निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हुई। बड़े बड़े शहरों को बनाने का काम उन्होंने किया, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को चलाने का काम किया, बड़े बड़े निर्माण के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हुए उन निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही। चाहे हमारे छोटे कामगार हों चाहे बड़े कामगार हों, कई प्रकार के कामगार होते। कंप्यूटर चलाने वाला भी कामगार है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जो इंजीनियरिंग का काम करने वाले लोग हैं वो भी कामगार है, एक मजदूर भी कामगार है। तो दोनों की हालत उसी रूप में आंकी गई। आज लोग वहां से भागे हैं तो मुड़ कर देखना नहीं चाहते। आप साहब, बंगलौर में एक घटना घटी, वहां की भी सरकार बिहारी मजदूर को आने से रोकने का काम किया। हमने तुरंत उस पर अपना विचार व्यक्त किया। यहाँ हमने बात किया, दिल्ली हमने बात किया, और तुरंत राते रात निर्णय हुआ और कल होकर वहां से लोग आए। वहां के लोग 1600 करोड़ रुपया बिहारी मजदूरों को पैकेज के रूप में देना चाहते थे, और हमारी बात वहां के मजदूरों से हो रही थी। वो लोग कहे कि मैं जब भूखे नंगे इतने दिन तक वहां गुजारा किए तो किसी ने पूछने नहीं आया, किसी ने हाल जानना नहीं चाहा, और जब मैं अब जाना चाहता हूं तो हमारे साथ राजनीति हो रही है, वो घिनौनी राजनीति हो रही है। सवाल उठता है और सवाल का जवाब ढूंढना होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जन सरोकार एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बदौलत
हम और आप जब मिलकर काम करेंगे, और भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं, मेरे मन में कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। मेरा भाव सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है, स्वरोजगार का भाव है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के सवाल पर मेरी लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए मैं अपने पूरे तन्मयता के साथ काम करूंगा, चाहे मेरा जो भी हसर हो। और मैं इस पर काम कर भी रहा हूं आपके उत्साह के कारण। और सारे लोग हम सब मिलेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग एक बेहतर विचार का आदान प्रदान करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारा नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, हमारे कॉल सेंटर का भी नंबर है, हमारा मेल आईडी भी है। हमसे आप पत्राचार कर सकते हैं, हमको आप टेलीफोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं। और जो बेहतर परिणाम होगा, जो बेहतर निर्णय होगा, हम लोग उस पर आगे बढ़ें। अब बैठने का वक्त नहीं है मित्रों। इसी आशा और विश्वास के साथ इस जन सरोकार के भाव को लेकर कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जो हमारे इष्ट मित्र बिहारी प्रवासी मजदूर भाई, किसान भाई जो निराशा की भावनाओं को लेकर जो चल रहे हैं, उनमें एक आशा की किरण डालने की जरूरत है, एक उत्साह पैदा करने की जरूरत है। उनको ये भरोसा होना चाहिए कि एक जन सरोकार है जो आज भी समाज में हम आपसे मिलते हैं जन सरोकार के माध्यम से। यही जन सरोकार हमको आपसे मिलाता है। तो यही जन सरोकार अगर एक दूसरे के सहयोग में जब आगे बढ़ेगा तो फिर तो भरोसा पैदा होगा। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर आप गांव में लड़ते हैं, परिवारों में लड़ते हैं। थोड़ा इसमें मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मेरा विनती है, समाज को जोड़ने का कोशिश करिए, समाज को तोड़ने का कोशिश नहीं करिए। राजनीतिक आकांक्षाओं को छोड़ दीजिए, सामाजिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाइए। त्याग करिए, त्याग का वक्त है, मिलन का वक्त है, भावनाओं का वक्त है, सहयोग का वक्त है। हम सब मिलकर एक अच्छे बिहार की कल्पना करें। हम बिहारी बाहर नहीं जाएं, हम मजबूर न हों, हम लाचार न हों, हम अपराधी न हों, अपराध के दलदल में न जाएं। ऐसी आकांक्षा और ऐसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सबों पे बनी रहे। जय हिंद।